हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू आवर चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सी टेट फरवरी 2014 के सीडीपी के 30 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जा सकती है कि नंबर 1, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों या प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। नंबर 2, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। नंबर 3, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। या फिर नंबर 4, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य होता है सामूहिकता और सामाजिक विकास पर बल देना, ठीक है। और जॉन डीवी का प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कहना है कि बच्चे सामाजिक समस्याओं को स्वयं से हल करने में सक्षम हो। तो जब सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। नंबर 1, सक्रिय अनुकूलन। नंबर 2, पारस्परिक शिक्षण। नंबर 3, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। या फिर नंबर 4, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित होगा पारस्परिक शिक्षण। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। पारस्परिक शिक्षण क्या होता है? बच्चे जब एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके स्वयं से कुछ सीखते हैं तो उसको कहते हैं पारस्परिक शिक्षण। इसमें बच्चों की भागीदारिता होती है, वो सक्रिय होती है। बच्चों का सामाजिक विकास होता है क्योंकि वो इसमें एक दूसरे से सहयोग करते हैं, तो उनकी सहयोग की भावना विकास होती है। एक दूसरे की मदद करते हैं जिससे उनका सामाजिक विकास होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। नंबर 1, औपचारिक चरण 4, कानून और व्यवस्था। नंबर 2, पर औपचारिक चरण 5, सामाजिक संविदा। नंबर 3, पूर्व औपचारिक चरण 1, दंड परिवर्तन। या फिर नंबर 4, पूर्व औपचारिक चरण 2, व्यक्तिगता और विनिमय। तो एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करे। तो वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। औपचारिक चरण 4, कानून और व्यवस्था। जब बच्चों को कोई भी कार्य तर्क संगत ढंग से दिया जाएगा तो कार्य का जो संपादन होगा वो भी प्रभावी तरीके से होगा और विद्यार्थियों में भी कानून और व्यवस्था वाली नैतिकता का विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर सबसे सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है। नंबर 1, नियमों के प्रति घृणा। नंबर 2, स्वायत्तता। नंबर 3, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन। या फिर नंबर 4, परिपक्वता। तो 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का जब प्रयास कर रही होती है तो वह विकसित कर रही होती है अपनी स्वायत्तता यानी कि स्वशासन को। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। नंबर 1, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। नंबर 2, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। नंबर 3, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण या संवर्धन करना चाहिए। या फिर नंबर 4, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। तो हमने पहले ही क्वेश्चन में बात की है जॉन डीवी प्रगतिशील शिक्षा सामाजिक। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही होगा। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। नंबर 1, चलाघात। नंबर 2, पठन वैकल्य। नंबर 3, वाक संबंध रोग। या फिर नंबर 4, भाषाघात। तो भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार होगा भाषाघात। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। भाषाघात क्या होता है? बोलने वाली भाषा समझने में समस्या या फिर गलत पढ़ने की समस्या। बात करते हैं चलाघात की, तो चलाघात का मतलब होता है हमारे शरीर में किसी कार्य को करने की क्षमता तो होती है लेकिन हम उस कार्य को करने में असमर्थ होते हैं, तो इसी को कहते हैं चलाघात।
पठन वैकल्य क्या होता है? पठन वैकल्य मतलब पढ़ने में कठिनाई होती है, और वाक संबंधी रोग होता है हम किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। भाषा संबंधी विकार जो संचार में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। हमारा ऑप्शन भाषा बोधन से संबंध विकार पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन 4 सही होगा, भाषा घात। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? नंबर 1, या शोधाधारित नहीं है। नंबर 2, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। नंबर 3, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। नंबर 4, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डनर का, जिनका मानना है कि बुद्धि मल्टीपल होती है, ना कि सिंगुलर। और यहाँ पर बात हो रही है कि कौन सा बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है, तो ऑप्शन 3 सही होगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में नहीं, वो कई क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि नंबर 1, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। नंबर 2, या सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। नंबर 3, या केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। या फिर नंबर 4, या सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विभेद नंबर 1 लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। नंबर 2, हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। नंबर 3, अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। या फिर नंबर 4, लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो बात हो रही है कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विभेद की, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। बात व्यक्तित्व विभेद की हो रही है। एक कक्षा में विभिन्न मानसिक स्तर के बच्चे होते हैं, सबकी बुद्धि लब्धि एक जैसी नहीं होती, कुछ तीव्र बुद्धि के होते हैं तो कुछ मंद बुद्धि के होते हैं। तो शिक्षक को चाहिए वे अपने सामान्य बच्चों को और विशिष्ट बच्चों दोनों प्रकार के बच्चों को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षण विधियों को इस तरह से प्रभावी बनाए कि उनका अधिगम जो होता है वो सामान्य बच्चे भी समझ सकें और विशिष्ट बच्चे भी समझ सकें, और यह एक शिक्षक के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। बात हो रही है व्यक्तित्व विभेद की, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि नंबर 1, राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। नंबर 2, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। नंबर 3, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। या फिर नंबर 4, विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सकें। तो विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को या अपने क्लास के सभी जो छात्र होते हैं उनको लगभग 1 साल तक पढ़ाता है। शिक्षक अपने उन छात्रों के साथ और छात्र अपने उस शिक्षक के साथ सहज महसूस करते हैं। उनका अधिगम जब शिक्षक अपने उन छात्रों को जिनको वो साल भर पढ़ाता है उनकी कमियों को भी जानता है कि उनका जो छात्र है वो किस विषय में कमजोर है और किस विषय में उसकी पकड़ अच्छी है, कौन सा विषय उसे जल्दी समझ में आ जाता है, कौन सा विषय उसे देर में समझ में आ सकता है। और इसीलिए एक वही शिक्षक जो साल भर अपने बच्चों को पढ़ाता है, अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाता है, वही उनका सही तरीके से आकलन कर सकता है और उसी वातावरण में कर सकता है, क्योंकि बच्चे साल भर उसी क्लास में उसी विद्यालय में पढ़ते हैं तो वहीं के वातावरण में उनको सहजता महसूस होती है। तो विद्यालय आधारित आकलन इसीलिए प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? नंबर 1, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। नंबर 2, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। नंबर 3, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। या फिर नंबर 4, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो पूछा जा रहा है कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही होगा, स्व आकलन के लिए कौशलों को प्रतिमानित करना। बाकी ये तीन एक दूसरे से संबद्ध रखते हैं, जैसे
प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी यानी क्विज प्रचालित करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? नंबर 1, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? नंबर 2, पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था? नंबर 3, जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु नई पाकविधि लिखिए। या फिर नंबर 4, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो हमें यहाँ पर विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर, पॉइंट नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही होगा। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकते हैं? नंबर 1, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। नंबर 2, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। नंबर 3, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना। या फिर नंबर 4, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही होगा। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। जब आप बच्चों को उनकी क्षमता के लिए मोटिवेट करेंगे, बताएंगे कि आप ये कार्य कर सकते हैं, तो बच्चे आपके द्वारा मोटिवेट भी होंगे और उस कार्य को करने में सफल भी होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? नंबर 1, आत्मविमोह। नंबर 2, प्रमस्तिष्क घात। नंबर 3, पर अभिघातज तनाव। या फिर नंबर 4, न्यून अवधान सक्रिय विकार। तो पूछा जा रहा है विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, परि अभिघातज तनाव। पर अभिघातज तनाव होता क्या है? ये एक मानसिक विकार होता है। इसमें व्यक्ति की जो पिछली घटनाएं होती हैं, जो शारीरिक घटनाएं होती हैं, वो व्यक्ति को याद आती रहती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आत्मविमोह की। आत्मविमोह क्या होता है? ठीक से बातचीत न कर पाना, सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ ना पाना, यह होता है आत्मविमोह। प्रमस्तिष्क घात क्या होता है? इसमें शारीरिक गति पर नियंत्रण नहीं रह पाता, शारीरिक गति का जो नियंत्रण होता है वो नष्ट हो जाता है। बात करते हैं न्यून अवधान सक्रिय विकार की, इसमें अवधान में कमी आती है। तो ऑप्शन नंबर पूछा जा रहा है कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, परि अभिघातज तनाव। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? नंबर 1, सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप से। नंबर 2, उपचारात्मक शिक्षण से। नंबर 3, विभेदित अनुदेशन से। या फिर नंबर 4, पारस्परिक शिक्षण से। तो बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें, परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप किससे संबद्ध है? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, विभेदित अनुदेशन से। विभेदित अनुदेशन में अनुदेशन क्या होता है? शिक्षक अपने विषय का ज्ञान जो विद्यार्थियों तक पहुंचाता है, तो उसी क्रिया को, उस पहुंचाने की क्रिया को कहते हैं अनुदेशन। और विभेदित क्या होता है? विभेदित होता है जो शिक्षक अपने विषय के ज्ञान को शिक्षार्थियों तक पहुंचा रहा होता है, जिन सामग्रियों से, जिन शिक्षण विधियों से पहुंचा रहा होता है, उसे कहते हैं विभेदित अनुदेशन। और पूछा जा रहा है यहाँ पर निम्नलिखित किससे संबद्ध है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, विभेदित अनुदेशन से। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? नंबर 1, वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक हैं। नंबर 2, वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। नंबर 3, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। या फिर नंबर 4, बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। संवेदनात्मकता, तो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? तो ऑप्शन 3 सही होगा, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है नंबर 1, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के लिए निर्माण पर। नंबर 2, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर।
नंबर 3, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना, या फिर नंबर 4, विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो बात हो रही है विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर बात हो रही है समावेशी शिक्षा की। तो समावेशी शिक्षा में विशिष्ट छात्र भी होते हैं और सामान्य छात्र भी होते हैं। तो विद्यालय में समावेशी शिक्षा पर जोर दिया जाता है ताकि जो सामान्य श्रेणी के बच्चे हैं और जो विशिष्ट श्रेणी के बच्चे हैं, दोनों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है? नंबर 1, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। नंबर 2, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय। नंबर 3, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, या फिर नंबर 4, अध्ययन को गंभीरता पूर्वक न लेते हुए नैतिक निर्णय। तो बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण हो सकता है ऑप्शन 1, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। व्यक्ति का व्यवहार उसके वातावरण और परिवेश से भी प्रभावित होता है। शिक्षक को चाहिए कि वो अपने विद्यार्थियों को समय समय पर मोटिवेट करते रहें ताकि उनमें यह व्यवहार न अर्जित हो सके कि वे सफल नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतम श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि नंबर 1, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। नंबर 2, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाए। नंबर 3, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। नंबर 4, घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। तो बात हो रही है, एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतम श्रेणी प्राप्त करता है, जो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अपने अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? नंबर 1, अंतर्दृष्टि। नंबर 2, मानसिक प्रारूपता। नंबर 3, मोर्चाबंदी, या फिर नंबर 4, निर्धारण। तो समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि समस्या समाधान को हल करने में सहायता करती है, बाधित करने में नहीं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? नंबर 1, वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। नंबर 2, वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। नंबर 3, वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। या फिर नंबर 4, वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। तो एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, तो वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। जब सारांश लिखना सिखाएंगी तो उनकी लेखन जो कौशल होता है वह भी विकसित होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? नंबर 1, अधिकाधिक सामान्यीकरण। नंबर 2, सरलीकरण। नंबर 3, विकासात्मक। नंबर 4, अत्यधिक संशुद्धता। तो एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, विकासात्मक। विकासात्मक त्रुटि के अनुसार बच्चा चाहे अपनी मातृभाषा सीखे या उसी मातृभाषा को कोई और बच्चा द्वितीय भाषा के रूप में सीखे, वो समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं, क्योंकि विकासात्मक त्रुटि का संबंध किसी भी भाषा को सीखने के क्रम में की गई त्रुटि से होता है, ना कि मातृभाषा या द्वितीय भाषा के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, विकासात्मक त्रुटि। हमारा अगला क्वेश्चन है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? नंबर 1, संज्ञान भावना। नंबर 2, तनाव विलोपन। नंबर 3, निष्पत्ति चिंता। या फिर नंबर 4, संज्ञान प्रतियोगिता। तो परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो ऑप्शन 1 सही होगा, संज्ञान भावना। बात हो रही है तनाव की, तो तनाव का संबंध होगा मन से, मन का संबंध होगा भावना से, और जब मन में जो तनाव की भावना होगी तो हम किसी भी चीज को जानने में समझने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इसीलिए परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है संज्ञान भावना। हमारा ऑप्शन 1 सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? नंबर 1, यह एक उपशामक उपाय है, लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। नंबर 2, वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है।
नंबर 3, विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। या फिर नंबर 4, इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। तो एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्तियात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। तो कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर उपयोगी हो सकती है या सबसे बेहतर हो सकती है? तो वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण कर सके। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? नंबर 1, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। नंबर 2, अपने रंगमंची कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। नंबर 3, उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है। या फिर नंबर 4, संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों की निष्पत्ति से संबद्ध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। तो एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, तो उसके लिए सबसे कम प्रेरक होगा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। छात्रवृत्ति पाए जाने के लिए वह कलाकार नहीं बनना चाहता है, वह स्वयं से प्रेरित है, इसीलिए वो कलाकार बनना चाहता है। तो ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिद्धांत कार्य यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? नंबर 1 बेंड्यूरा, नंबर 2 मैस्लो, नंबर 3 स्किनर या फिर नंबर 4 पियाजे। तो अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, यह मत है मैस्लो का। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? नंबर 1 बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। नंबर 2 अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। नंबर 3 समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। या फिर नंबर 4 कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। स्वायत्तता क्या होती है? स्वशासन। बच्चे जब स्वयं से किसी कार्य को करेंगे तो उसमें ज़्यादा सक्रिय भी होंगे और उस कार्य से सीखा हुआ उन्हें ज़्यादा देर तक याद भी रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिपक्व विद्यार्थी नंबर 1 इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। नंबर 2 अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। नंबर 3 अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। या फिर नंबर 4 कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। तो परिपक्व विद्यार्थी, परिपक्वता का संबंध होता है बौद्धिकता से भी और मानसिकता से भी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। परिपक्व विद्यार्थी जो होते हैं अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की भी सहायता चाहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु तो उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? नंबर 1 विकास क्रमिक प्रकार से होता है। नंबर 2 विकास निरंतरीय होता रहता है। नंबर 3 अलग अलग लोगों में विकास विभिन्न रूप से होता रहता है। या फिर नंबर 4 विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। तो पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर नहीं व्यक्त करता, बल्कि उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। तो इस व्यवहारिक परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार हो सकता है विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर सही होगा। बात व्यवहारिक परिवर्तन की हो रही है, तो बच्चों का परिवेश या वातावरण उनके व्यवहार को प्रभावित करने का मुख्य कारण हो सकता है। किसी भी व्यक्ति की परिस्थिति या विशेष पर्यावरण में जो प्रतिक्रिया होती है वह उसकी आनुवांशिक बनावट के कारण भी हो सकती है और उसके विकास के क्रम में सीखी गई मान्यताओं से भी निर्धारित हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1 आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करता है। नंबर 2 गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक यानी IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। नंबर 3 अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। या फिर नंबर 4 विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन 1 हमारा सही है।
आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करता है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है, तो विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। मतलब कहीं ना कहीं बच्चों की जो आनुवांशिक बनावट होती है वो व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को भी प्रभावित करती है। बच्चों का व्यवहार उनके वातावरण और परिवेश से प्रभावित होता है। यहाँ पर ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। तो ये थे 30 क्वेश्चन सीडीपी के। होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।